आपको दिखाते हैं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में क्या कुछ कहा। मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि विदेश मंत्री ने दोपहर को उसके ऊपर बयान देना है, तो हमारी जो चिंताएं हैं उनको भी अपने संज्ञान में ले लेंगे जब वो बयान देंगे। तो मैं 2-3 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बांग्लादेश से अध्यक्ष जी, भारत का एक विशेष रिश्ता रहा है। 1971 में बांग्लादेश की संरचना में भारत ने एक विशेष भूमिका निभाई थी, जिससे जो दक्षिण एशिया का भौगोलिक मैप है वो 1947 के बाद एक बार फिर से बदला था। जो परिस्थितियां बांग्लादेश में आज की तारीख में उत्पन्न हैं वो बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही चिंताजनक है। जनवरी 2024 में शेख हसीना जी के नेतृत्व में अवामी लीग की चौथी बार सरकार बनी थी और लगभग 6 महीने के बाद ही एक ऐसी परिस्थिति वहां पे उत्पन्न हुई कि एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और शेख हसीना जी को वो मुल्क छोड़ना भी पड़ा। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं है, पिछले 3-4 वर्ष में दक्षिण एशिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे राजनीतिक अस्थिरता काबिज रही है। चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो, और पाकिस्तान में भी जो फौज का वर्चस्व है वो सिविलियन सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है। चीन का हस्तक्षेप भी वेस्टर्न इंडियन ओशन में पिछले कई वर्षों में बढ़ा है और इसलिए मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख मुल्क है और दक्षिण एशिया में अगर अस्थिरता होती है उसका सीधा सीधा असर भारत पे पड़ता है और सबसे ज्यादा प्रभाव भारत पे पड़ता है। तो मैं सरकार से ये जानना चाहूंगा, जब विदेश मंत्री जवाब देंगे, कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं और अगर ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये इसी तरह फैलती रही तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारत के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में फैली अस्थिरता को लेकर सियासत जारी है। बांग्लादेश को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। सुनिए। जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं, जो विरोधी होते हैं अपने उनको जेल में डालते हैं या ख़त्म कर देते हैं। तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी, तो जनता ने उनको भगाया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ता। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, शिवानी शर्मा भी हमारे साथ है। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, विदेश मंत्री दोनों संसद में बयान देंगे, इस बयान के क्या मायने हैं? क्या भारत में बांग्लादेश में हुई अस्थिरता को लेकर इस वक्त असमंजस की स्थिति है या फिर एकजुटता है तमाम विपक्षी दलों में और सरकार में? देखिए, एक चीज जरूर है कि जिस तरीके से आज सुबह सर्वदलीय बैठक हुई और विपक्षी दलों ने ये कहा कि वो सरकार के साथ है, सरकार जो भी फैसला लेगी बांग्लादेश को लेकर, जो भी कदम उठाएगी, विपक्ष उनके साथ है। और इसी तरीके से जो है सरकार ने भी कहा कि अगर कोई सरकार फैसला लेगी, क्योंकि अभी सरकार जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है, अगर सरकार कोई भी कदम आगे बढ़ाती है बांग्लादेश को लेकर तो विपक्ष को जो है अपने भरोसे में जरूर लेगी। और इसी को लेकर बातचीत भी हुई, अच्छी बातचीत निकल कर आई। जैसे हमारे सूत्र बता रहे, राहुल गांधी ने 2-3 सवाल पूछे जिस पर विदेश मंत्री ने यह कहा कि अगर राहुल गांधी ने कहा कि कोई बाहरी ताकत जो है वो ठीक है इस पूरे मामले में, तो उन्होंने कहा अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बांग्लादेश को लेकर स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी चाहिए और इस पर हमको आगे बढ़ना होगा। विदेश मंत्री ने तमाम जो सवाल थे विपक्षी दलों के उनके जवाब भी दिए और अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह जो है विदेश मंत्री एक स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि संसद चल रही है और जब इतना बड़ा कोई घटनाक्रम होता है आपके पड़ोसी देश में जहां पर 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक
नागरिक जो है वहां पर हो और उनमें से 8 ही हजार आए हो, 12,000 नागरिक अभी भी है और पड़ोसी नेबर है और बांग्लादेश के साथ जो भारत के राजनीतिक और राजनयिक रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। ऐसे में संसद के अंदर बयान जरूर दिए जाते हैं और उसी कड़ी में विदेश मंत्री ने सबसे पहले विपक्ष को अपने भरोसे में भी लिया और उसके बाद अब दोनों सदनों में वो स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शिवानी शर्मा भी इंडियन एयरबेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवानी, सुबह हमने वहां पर वीआईपी मूवमेंट देखा था, उसके बारे में क्या जानकारी मिली है और अब क्या ये तस्वीर साफ हो पाई है कि शेख हसीना लंदन जा रही हैं, फिनलैंड जा रही हैं या फिर किसी और देश जा रही हैं वो? नेहा, देखिए, इंडियन एयरबेस पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आज दूसरा दिन है लगातार जब शेख हसीना भीतर हैं। उनके लिए जो सेफ हाउस बनाया गया था वहां पर वो मौजूद हैं। जो गाड़ियां यहां पर आई थी, खास तौर पर वो गाड़ियां जो मर्सिडीज गाड़ी थी और स्टेट फ्लीट में यूज होती हैं, यानी स्टेट गेस्ट के लिए, डिग्निटरीज के लिए इस्तेमाल होती हैं, ऐसी 2 खाली गाड़ियां यहां पर आई थी, लेकिन वो गाड़ियां अब भी अंदर हैं। तो संभावनाएं प्रबल हैं कि आगे शेख हसीना का प्लान हो सकता है, वो यहां से निकल भी सकती हैं क्लियरेंसेस के बाद, लेकिन फिलहाल अभी वो भीतर ही हैं और इंतजार कर रही हैं यूनाइटेड किंगडम या फिर किसी और देश में असाइलम के लिए क्लियरेंस का, और तब तक वो भारत में महफूज हैं। ये भारत सरकार लगातार इस बात को पुख्ता कर रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जब विदेश मंत्री संसद के दोनों सदनों में बोलेंगे तो और ज्यादा इस बात को वो पुख्ता कर देंगे। लेकिन इससे पहले हमने नेहा देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया जा चुका है। कल शाम को एक अहम बैठक हुई थी जिसमें न सिर्फ बांग्लादेश के अंदरूनी हालात बल्कि शेख हसीना के मूवमेंट और उनके यहाँ पर स्टे को लेकर भी बातचीत हुई थी, डिस्कशंस हुए थे और आगे शेख हसीना का क्या प्लान है उसको लेकर भी पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये घटनाक्रम है भारत सरकार के लिए। अगर सामरिक तौर पर देखें, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर देखें तो बहुत लंबा स्टे शेख हसीना का भारत में फिलहाल नहीं तय किया गया है। वो कोशिश कर रही हैं यूके जाने की, लंदन जाने की, क्योंकि उनका परिवार वहां पर है, लेकिन अभी कोई क्लियरेंस नहीं मिल पाया है नेहा। लेकिन क्लियरेंस नहीं मिल पाया है और राह इतनी आसान भी नहीं होगी आने वाले वक्त में शेख हसीना के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।